हेलो बच्चों। कल हमने प्रतिरक्षा के दो प्रकार था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें एक हमने जन्म जनात प्रतिरक्षा और दूसरा हमने उत्सर्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा वो होता है कि जो बच्चा जो है जन्म से ही अपने अंदर वो क्षमता लेके आता है कि जो बाह्य पदार्थ को शरीर में रोकने के लिए रोकने के लिए तैयार रहता है। और दूसरा हमारा उत्सर्जित प्रतिरक्षा है, जो कि हमारे क्या कहते हैं अम, जो बाह्य पदार्थ जैसे कोई हमारे अंदर आने वाला है तो उससे पहले हम अपने अंदर ही एक ऐसा विशिष्ट पिंड पैदा कर लेते हैं जिससे कि वो उसको पहचान ले और उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रखे, मतलब उसको रोकने के लिए पहले से ही क्या रहे, तैयार रहे। ठीक है। अब जो हमारा यही जो क्षमता है उसको रोकने के लिए कि पहली बार तो हम उसके अंदर वो डालते हैं जिससे कि वो शरीर हमारा उस बीमारी को या उस रोग को या पदार्थ को पहचान ले, पर अगली बार जैसे ही वो अपने आप ही आता है तो हमारा शरीर उस चीज को रोकने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। और ये जो क्षमता है प्रतिरक्षा तंत्र की स्मरण शक्ति कहलाती है। और प्रतिरक्षा करण कार्यक्रम इसी पे आधारित रहता है। जैसे कि खसरा की बीमारी है, उसके लिए पहले बच्चों को खसरे का एक क्या कहते हैं वैक्सीन लगता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर इन केस इन फ्यूचर अगर उसको खसरा होने लग जाए तो पहले से ही वो जो शरीर है उससे लड़ने के लिए तैयार रहे और उसको उस बीमारी से होने से पहले ही उसको ठीक कर दे। तो हमारे शरीर में उत्सर्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक उत्सर्जित होती है और दूसरा होती है मानव निर्मित उपसर्जित। तो प्राकृतिक क्या होती है, संक्रमण अथवा रोग पीड़न के पश्चात शरीर में तैयार होता है। मतलब अगर कोई इंसान मान लो बीमार पड़ जाए, उसके बाद वो प्रतिरक्षा जो है वो उत्सर्जित हो जाता है उस इंसान के शरीर में। अगर फिर दोबारा से अगर वही बीमारी होने लग जाए तो वो पहले से ही तैयार रहता है। फिर दूसरा होता है मानव निर्मित। उसमें क्या होता है, टीकाकरण द्वारा शरीर के अंदर उसको हम तैयार करते हैं। टीकाकरण के दौरान कुछ ऐसे रोगाणु उसके अंदर डाले जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि शरीर में प्रवेश होने के बाद में शरीर उसके अगेंस्ट क्या बना लेता है, एंटीबायोटिक बना लेता है, पर वो निष्क्रिय होते हैं, मरे हुए होते हैं, तो वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। अब हमारे उपसर्जित जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है हमारा, ये क्या होते हैं हमारे जो पोषी के शरीर में रोगाणुओं के लिए प्रतिपिंड बना जाते हैं, वो होते हैं हमारे सक्रिय। इसका परिणाम बहुत कुछ दिनों बाद ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने बीसीजी का टीका या पोलियो के लिए बनाता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर क्या कहते हैं इसके अंदर जो हमारा होस्ट होता है मतलब जिसके अंदर हम प्रतिपिंड पैदा करवाते हैं, तो वो क्या करता है, रोगियों के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बना लेता है। और इसमें क्या होता है, बने बनाए एंटीबायोटिक इसको दिए जाते हैं और इसमें बने बनाए जो प्रतिपिंड है वो उसके अंदर दिए जाते हैं। ये तुरंत प्रतिरक्षा को प्राप्त होते हैं और इसका परिणाम जो है वो कुछ देर बाद होता है। तो ये क्या है, सक्रिय प्रतिक्रिया और ये निष्क्रिय प्रतिक्रिया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम बच्चों को वैक्सीन करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, बीसीजी है, ये वैक्सीन डालते हैं कि इसकी जो प्रतिक्रिया है वो कुछ देर बाद शुरू होती है, उस टाइम पे शुरू नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा प्राथमिक प्रतिरक्षण। प्राथमिक प्रतिरक्षण क्या होता है, तो जनहित में सरकार के विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम से तो आप लोग सब परिचित होंगे, विशेष तौर पर गर्भवती महिला, शिशु व बच्चों के लिए। आपको पता है कि नवजात शिशु के लिए प्राथमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में दोबारा दिए जाने वाले टीकाकरण का समय दिया गया है। और यह कार्यक्रम निशुल्क और प्रत्येक सरकारी औषधालय तथा अस्पताल में चलता है। आपने पूछा होगा अपने माता पिता से कि आपके भाई बहन या आपको कौन कौन से टीके लगे होंगे, तो आप इसके बारे में जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। तो बच्चे ये जो आपके टीकाकरण के समय है
इनको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे तपेदी का लगता है, जन्म के समय तपेदी और मौखिक पोलियो ड्रॉप्स लगती है बच्चों को। फिर 6 महीने बाद, मतलब 6 सप्ताह बाद, 1.25 महीने का जब हो जाता है बच्चा, तो उसको पोलियो और ये डीपीटी, काली खांसी, टेटनस का भी एक इंजेक्शन लगते हैं इनका भी। और फिर 10 सप्ताह बाद, मतलब जब 2 महीने का हो जाता है, 2 ढाई का, तब फिर से आपको यही पोलियो और ये डीपीटी का मतलब लगता है। ऐसे ही फिर 14 सप्ताह में लगता है और 9 से 12 सप्ताह में। तो ये आपको अवधि जो है वो याद करनी पड़े। उसके बाद आता है हमारा प्राथमिक उपचार। जैसे खेलते समय या काम करते समय आपको किसी दुर्घटना की वजह से आपके साथ कोई मतलब चोट लग जाए, तो या तो आपका शरीर का कोई मतलब अंग जो है आग का शिकार हो जाए, तो ऐसे में अचानक आप बीमार पड़ जाओ, तो ऐसे में आप क्या करोगे? उसके लिए क्या उपचार लोगे? तो वो होता है हमारा प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे, कि मान लो कि आपको करंट लग जाए, तो आघात लगने पर व्यक्ति को धक्का व प्रघात लगता है और इससे वह पीला पड़ जाता है, वह थका हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे में आप क्या प्राथमिक उपचार लोगे? तो सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को लटकाकर टांगे उसकी ऊपर की ओर कर देंगे। सबसे पहले उसको क्या करेंगे? व्यक्ति को लटकाकर उसकी टांगे ऊपर कर देंगे। पहने हुए वस्त्र हम ढीले कर देंगे और शरीर पे क्या डाल देंगे? कंबल से ढक देंगे। पीड़ित व्यक्ति को शांत रखेंगे कि वो ज्यादा होपलेस ना हो। ठीक है। यदि मुंह सूखा प्रतीत हो तो स्वच्छ भीगे हुए कपड़े के टुकड़े से उसे चूसने को दे। मतलब आप उसको डायरेक्ट मत दो, उसको क्या दो? चूसने के लिए पानी दो, कपड़े में भिगो के। और डॉक्टर को तत्काल बुला लीजिए। जैसे सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है? डॉक्टर को जभी के जभी बुलाना पड़ेगा। और अगर आपका अत्यधिक रक्त रिसाव हो रहा है, तो अगर आपका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तब क्या करोगे आप? तो रक्त रिसाव को रोकने के लिए आपको चोट तथा घाव पर कपड़ा जो होता है गीला, वो रख के उसको अंगूठे से प्रेस करोगे। मतलब जहां से आपका खून निकल रहा है, कपड़ा गीला रख के उसके ऊपर से आप अंगूठे से उस पे प्रेस करोगे। और अगर पीड़ित व्यक्ति को लटका कर चोट के स्थान को ऊंचा रख के मतलब रख दिए, ताकि रक्त बहना कम हो जाए। मतलब जहाँ चोट लगी है उसको ऊंचे एरिया पे ले जाइए। और फिर तीसरा क्या है? किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। अगर नाक से खून निकल रहा है, नक्सरी छूट गई है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? पीड़ित व्यक्ति को बैठाएंगे। सबसे पहले उसे ठंडे कॉम्प्रेस नाक पर दबाएंगे। मतलब उसको नाक के ऊपर कुछ ठंडा रुमाल वुमाल सा बांध देंगे। और खून निकलना बंद ना हो तो फिर किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। उसके बाद आता है हमारा निर्जलीकरण, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आपको पता है जब दस्त या वैसा कुछ हो जाता है, तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो। आप आपके सर में दर्द होने लग जाता है, जी मचलने लग जाता है और आप बेहोश होने लग जाते हो। तो ऐसे में आप, हो सकता है कि जो ज्यादा निर्जलीकरण हो जाए, तो आपके लिए क्या हो सकता है? जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अल्प व सीमित निर्जलीकरण से पीड़ित होने का आप क्या करोगे? कि आपको पता ही है कि अगर आपके अंदर पानी की कमी है, तो 6 घंटे तक मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर सूखा व चिपचिपापन है, प्यास है, डूबी हुई आंखें हैं, चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है, ऐसे लक्षण हैं, तो अधिक निर्जलीकरण के लक्षण हैं। और उसकी वजह से आप बेहोश भी हो रहे हो और बिल्कुल भी मूत्र त्याग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। और गर्मी सहना, अधिक शारीरिक क्रियाकलाप, इनकी वजह से आपको क्या हो सकते हैं? निर्जलीकरण के भी मतलब इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपको निर्जलीकरण हो सकता है। जैसे कि आपको उल्टियां लग गई हैं, दस्त लग गए हैं, तो इस तरह से आप क्या कर मतलब आपका अंदर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो सकता है। तो निर्जल से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ओआरएस
तथा नमक चीनी का घोल थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर पानी की कमी ना हो, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है, जो हमने ऊपर कहा है, ये सारी चीजें भी उसके साथ हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओआरएस कैसे बनाना है, इन सभी बच्चों को आना चाहिए। 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक को 200 मिलीमीटर पानी में डालकर पानी भली प्रकार घोल लें। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, आपका ओआरएस बन जाएगा। नहीं तो आपको ओआरएस सरकारी केंद्रों से निःशुल्क आपको मिल सकता है। फिर आता है हमारा कि अगर कोई पशु जो है किसी बच्चे को या वैसे किसी को काट ले, तो किसी पशु को काट लेने पर स्थिति कभी कभी बहुत गंभीर हो जाती है, और जहां से काटा गया है वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे साबुन व जल से जल का जो घोल है, साबुन और जल के घोल से उसको धोओगे और फिर उस पे ढीली सी पट्टी बांध दोगे। अगर मान लो आपको किसी कुत्ते ने काटा है, तो रेबीज प्रतिरोधक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आपको। और सरकारी अस्पतालों में तथा योग्य चिकित्सा से अधिक, यदि वे कुत्ते में रेबीज के लक्षण अगर नहीं दिखाई देते हैं 1 सप्ताह के अंदर, तो क्या होता है, मतलब उस पर नजर रखनी पड़ती है कि उस कुत्ते में रेबीज के लक्षण है या नहीं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं। अगर मान लो किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, तो क्या होगा, किसी धारदार वस्तु से उसका क्या करना चाहिए, डंक निकाल देना चाहिए, और फिर उसके ऊपर अमोनिया का घोल या बेकिंग सोडा का घोल जो है उसका लेप लगा देना चाहिए, जिससे कि दर्द और खुजली क्या हो जाए, उससे कम हो जाए। मान लो आपका कुछ अंग जो है वो जल गया, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार घाव की मात्रा पर निर्भर रखता है। उपचार के दौरान जले हुए स्थान को ठंडे पानी में तत्काल डालने पर दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या होता है, पानी को पहुंचने के बाद आक्रामक कपड़े अथवा बैंडेज से पट्टी बांध ले। और यदि कोई फफोला बनता है तो उसको कभी मत फोड़ो, अगर फोड़ देते हो तो वो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। अगर तृतीय स्तर से जल रहा है तो चर्म के तलीय भाग को नष्ट कर देता है। अगर बहुत ज्यादा बुरी तरह जल रहा है तो वो हमारे चमड़ी जो है उसको बहुत बुरी तरह क्या कर देगा, जला देता है। तो ऐसी स्थिति में एक तौलिया लीजिए, उससे ढक लीजिए और उसको कहाँ ले जाइए, सीधा हॉस्पिटल में ले जाइए। रासायनिक पदार्थ जैसे कि अगर कोई इंसान अम्ल, क्षार, इससे भी चमड़े को, मतलब ये भी चमड़े को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो तब 10 मिनट तक जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, पानी से अच्छी तरह से उसको धो लेना चाहिए। फिर आता है हमारा फ्रैक्चर, मतलब हड्डी का टूटना और हड्डी का विस्थापन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तब तक ना हिलाए डुलाए जब तक कि कोई योग्य चिकित्सा वहां का बंदोबस्त ना हो जाए। मतलब अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको कुछ मत करिए, उसको वहीं पड़ा रहने देना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर ना आ जाए। उस इंसान को जब ही उठाना चाहिए जब उसकी टूटी हुई हड्डी की जगह कुछ दूसरा कुछ लगा दे, जिससे कि जिसको हम बोलते हैं स्प्लिंट। उससे क्या होता है कि वो टूटी हुई हड्डी को क्या देता है, सहारा दे देता है। ठीक है, इससे बनाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े या फुट रूल पर कपड़ा लटकाकर गद्दी सी बनाए और टूटी हुई हड्डी के बिल्कुल ही नीचे रखकर बांध दे। अगर कोई गर्दन या रीढ़ की हड्डी पर चोट हो तो बिल्कुल ना हिलने दे उसको, तो बस डॉक्टर के पास ही ले जाइए, नहीं तो डॉक्टर को वहीं बुला लीजिए। बच्चों ये आपका है 32.5 पाठगत प्रश्न। इसमें आपको 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि घर में ओआरएस कैसे बनाया जाता है, तो आपको बताया था अभी ऊपर। जले हुए व्यक्ति के लिए कैसे प्राथमिक उपचार सुझाइए, ये भी आपके ऊपर ही है आंसर। 2 ऐसे पूर्वताएं बताइए जो कि आघात के स्थान पर रक्त रिसाव के समय आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऊपर पीडीएफ भेज दी गई है, उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के भेज दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पदार्थ सेवन से बचाव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग्स। ड्रग्स तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि ड्रग्स होता क्या है। वो पदार्थ जो हमारे शरीर की सामान्य क्रिया प्रणाली को क्या कर देते हैं, हमें परिवर्तन ला देते हैं। मतलब जो रियलिटी में वो इंसान होता है उसे अलग ही दिखना लग जाता है, जैसे कि
पीने के बाद वो कहीं भी लुढ़क जाता है, कहीं भी गिर जाता है, कैसे भी बिहेव कर सकता है, उसका नेचर जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, टर्न मतलब बदल जाता है, कुछ और ही आ जाता है उसके सामने। वैसे तो हम ड्रग्स को क्या करते हैं, एक मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, पर आजकल लोग बाग क्या करने लग गए हैं, उसको अपने प्लेजर के लिए या अपने क्या कहते हैं आनंद के लिए क्या लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्हें आनंद पैदा होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब पदार्थ का सेवन औषधियों के रूप में ना होकर झूठे आनंद पैदा करने में अथवा झूठी खुशियों के लिए किया जाए, तो वो क्या होते हैं, हमारे पदार्थ सेवन अर्थात अ, व्यसन व्यसन कहा जाता है उनको। ठीक है, तो कौन कौन से है ये, मतलब ये पूरी की पूरी आपको पदार्थ के नाम और उसके सेवन का कारण भी दे रखा है, तो आप ये पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी है, फिर कल दोबारा से आगे की पीडीएफ में भेज दूंगी वीडियो।